हम लोग बिल्कुल अच्छे हैं। एकदम वाइट वाइट हो गए तीनों लोग। अब मुझे भी जो है वो वकीलों वाली फीलिंग सी आ रही है। तो इसका नाम जय हो क्यों रखा? जय हो फिल्म आई थी जय हो उसके लिए? नहीं मैं बताता हूँ आपको। कुलदीप जी, हम प्राधिकरण से कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे और जो प्राधिकरण से लेके रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, एकदम इतना वक्त दिया आपने हमें। अच्छा, और कोई आता तो फीस भी लेते ना फिर? देखो, फीस के बारे में तो हमारे आर्य जी बताइए। या आज मुझे फीस उल्टी मिलने वाली है? आज आपको मिल जाएगी। भाई आज तो जो है मुझे उल्टी फीस मिलेगी, है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप चौहान। आप देख रहे हैं दैनिक पड़ताल टीवी। जगह जगह खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, आग बहुत ज़्यादा लग रही है और उसको लेकर के सरकार और लोग जो है वो मुहिम चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जो है जान बचाई जाए, आग से कैसे काबू पाया जाए। तो आप लोग भी थोड़ा सचेत रहें, जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें और ताकि ऐसे आग लगने वाले जो नुकसान हैं उनसे आप बच सकें। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों में से एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो सोशल मीडिया पर कुछ दिन से तो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। किसी का फेसबुक खोलो तो वो नज़र आ जाता है, यूट्यूब खोलो तो वो नज़र आ जाता है, किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ तो मुद्दा केवल वही नज़र आता है। लगभग दादरी का क्षेत्र है शायद, और वहाँ पर एक रोड को लेकर के एक मुहिम छिड़ गई है। बहुत सालों से वो रोड जो है वो बना नहीं है, ज़मीन शायद एक बार हो गई है। उसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज मैं आपको बताऊँगा, सुनवाऊँगा, और उसी को लेकर के बहुत सारे जो सामाजिक नेता हैं, पार्टियों के नेता हैं, सामाजिक संगठन हैं, वो सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और ये अब एक जन आंदोलन बन गया है। और इस जन आंदोलन को ओमवीर आर्य जी हैं जो लीड कर रहे हैं। साथ ही इनके साथ में बहुत सारे ऐसे तमाम कार्यकर्ता हैं जो जुड़ चुके हैं। तो इस मुद्दे पर हम बातचीत शुरू करते हैं और बताएंगे इस मुद्दे के फ़ायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं, ये क्यों होना चाहिए, आखिर ये हुआ क्यों नहीं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो करते हैं आज की चर्चा शुरू। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप जी, विशेष रूप से आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। आपका भी भाई जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कुलदीप जी, बहुत बहुत। कैसे हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल अच्छे हैं। एकदम वाइट वाइट हो गए तीनों लोग। ये भी दृष्टि समानता, जहाँ विचारों की समानता होती है तो वहाँ भी अब विचारों की समानताओं के साथ अक्सर पहनावा भी समान ही हो जाता है। मुझे भी जो है वो वकीलों वाली फीलिंग सी आ रही है। ठीक है, हम तो चाहते हैं जितने जागरूक लोग अपने अधिकारों को जाने। वकील का एक समाज में एक जागरूक व्यक्ति है, हर तरीके से वो चाहता है कहीं मेरा शोषण ना हो, कहीं किसी का मेरे माध्यम से किसी के माध्यम से शोषण ना हो। तो उसको जागरूक करने का वकील का काम है और वो आप स्वतः ही चैनल के माध्यम से कर रहे हो। तो आप तो वैसे भी वकील हो, बस डिग्री का अंतर है थोड़ा सा। कोशिश करेंगे शायद वो भी मिल जाएगी, है ना। हाँ, शुभकामनाएं। तो परिवार में आने के लिए, हमारे तो भविष्य के लिए आपकी शुभकामनाएं। अच्छा, आप एक चीज़ बताओ मुझे, आप कभी तो हवन कराने लगते हो, इतने बड़े अभी पीछे देखा था पता नहीं कितने हजार वो थे, क्या थे, शारदुर्लभ यज्ञ। हाँ, ये शारदुर्लभ यज्ञ विश्व का दूसरा हवन था जो हवन कुंड, इतना बड़ा हवन कुंड विश्व में आज तक नहीं बना जो शारदुर्लभ यज्ञ है। उसकी अपनी उपयोगिता है। हवन तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। उसकी विशेषताएं ये होती है, एक तो आपके शांति का प्रयास हवन के माध्यम से किया जाता है, वातावरण शुद्धि का प्रयास हवन के माध्यम से किया जाता है, अन्य बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हवन उपयोगी है। तो ऐसे सामाजिक कार्य करने में अपने जो सामाजिक लोग जुड़े हुए हैं उनसे हम जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से थोड़ा बहुत हम भी प्रयास कर लेते हैं। दिनेश भाई, आप भी एक संगठन चलाते हैं सर, आपका जय हो एक सामाजिक संस्था है और उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और हमारा जो संगठन है काफी पुराना संगठन है और सामाजिक सरोकार में कंटिन्यू जुड़ा रहता है। अच्छा। और हमारे ओमवीर भाई बड़े भाई हैं और इन्होंने भी एक मुहिम चला रखी है जो सड़क से संबंधित है, उससे काफी लोग प्रभावित हैं। आए दिन वहाँ भी दुर्घटना होती रहती है। दुर्घटना इस वजह से होती रहती है क्योंकि उधर दरअसल जो ग्रेट नोएडा वेस्ट का जो पार्ट है, ये कनेक्टिविटी जीटी रोड जो दादरी लालकुआर उधर तुम्हारा सिकंदराबाद के लिए जो जाती है, इससे काफी लोग प्रभावित हैं और काफी गांव प्रभावित हैं।
दरअसल अगर आप देखते हैं तो दरअसल यहाँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इतनी जनसंख्या होगी है, अगर ये हर तरीके से प्रभावित रहेगा, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती रहेगी वैसे वैसे लोग सुख सुविधाएं ढूंढते हैं, तभी तो लोग आके नई नई जगह बसते हैं। भाई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने प्लान करके ये शहर बसाया है, सुख सुविधाएं तो उसी हिसाब से होनी चाहिए, कनेक्टिविटी भी तो उसी हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या काम किया है, ये जब मायावती की सरकार थी तो उस समय ये प्लानिंग थी 60 मीटर रोड निकालना था इनको, और ये हापुड़ के लिए कनेक्टिविटी थी। अच्छा, सारी प्लानिंग जमीन अधिग्रहण भी हो चुकी है। कौन से सन में? ये 2008 की बात है, 2008-9 की बात है, तब सरकार थी उनकी। तो ये अधिग्रहण भी हो चुका था उस जमीन का, और बीच बीच में कुछ जो टुकड़े थे वो भी उन्होंने बना दिए, लेकिन जो कंप्लीट है वो आज तक नहीं हुआ। अच्छा, इसमें कुलदीप भाई मैं थोड़ा सा और विस्तार से अभी अपनी चर्चा कर रहे थे, मैं और आपको थोड़ा आपका जो संगठन है उसके बारे में, ये जय हो जो आपने वो बनाया संगठन जो आपका, तो इसका नाम जय हो क्यों रखा? जय हो सामाजिक थी, जय हो उसके लिए? नहीं मैं बताता हूँ आपको। एक संगठन का नाम जय हो एक सामाजिक संस्था है। हाँ। और इसका नाम प्रभावित हो गया, जैसे एक पिक्चर आई थी, आप अभी जिक्र कर रहे थे, कहाँ फिल्म आई थी भाई, मकसद क्या है? मदद करना। सीधा सीधा मकसद ही होता है कि एक दूसरे की मदद करना। भाई जोड़ो और मदद करो। अच्छा, इसी से प्रभावित हो गया कि लोगों को जोड़ो, जैसे करमवीर भाई ने मुझे जोड़ा, भाई इनके संगठन से मैं जुड़ा, मैंने अपने साथ और लोग जोड़े। भाई ये है कि मोटिव ये रहना चाहिए कि जो आम जनता है, आम जो लोग हैं, जो अपनी देख सकें उस चीज को, उनकी सेवा भाव करना, इस संगठन का ये महत्व। अभी जो ओमिर भाई ने जो आंदोलन शुरू करा है, कहीं भी चले जाओ वो घूम फिर के चर्चा वहीं आ जाती है। नहीं, ओमिर भाई ने उसके विषय में आप बताओ, उसके भाई इसके विषय में क्या चल रहा है, ऐसी चीजें सारी बातें। हाँ मैं बताता हूँ। दरअसल ओमिर भाई ने जो ये मुद्दा उठाया है बहुत अच्छा मुद्दा है, और ये कुछ लोग चर्चा भी करते हैं किसी में कोई अपना पर्सनल हित तो किसी का कुछ है नहीं, ये तो आम जनता का हित है। ये तो आम जनता के हित की वजह से इन्होंने ये मुद्दा उठाया। इस मुद्दे को अगर प्राधिकरण इस पे ध्यान दे और इसका निराकरण करे तो ये कम से कम इससे 40 से 50 गांव हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, और लगभग जनसंख्या भी लगभग उम्र भाई कितनी जनसंख्या होगी लगभग इधर की क्षेत्र की? लाखों लोग इस रोड से प्रभावित होने वाले हैं। तो कनेक्टिविटी के लिए सिकंदराबाद और लालकुआ से केवल और केवल एक विकल्प ये है जो सुलभ विकल्प टूटा पड़ा है बीच में शायद वो ना, बीच में टूटा तो पड़ा ही है। मैंने अभी बताया आपको कि पार्ट में 100 मीटर के टुकड़े बना रखे हैं और बीच बीच में वो भी टूटे हुए हैं, और केवल कनेक्टिविटी है कहाँ, जो काफी समय बाद बना एक दादरी का ओवरब्रिज बना, उससे भी वहाँ अगर दादरी ओवरब्रिज से भी आप जाते तो उससे पहले तलपता गाँव पड़ जाता है। वहाँ इतनी भयावह स्थिति रहती है, वो भी रोड टूटी हुई है। उसके बाईपास, तलपता के बाईपास के लिए भी चर्चा रही थी कि तलपता का बाईपास भी बनेगा, लेकिन आज तक तलपता के जो बाईपास केवल धरातल पे रह गया, वो भी सिमट के रह गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। हम ये कहते हैं चलो बाईपास वो बाद में बनाए, बीच में जैसे कुछ जगह पर साबेरी वाला रास्ता उन्होंने एक रोड पे बीच में डिवाइडर दे दिया, अगर वो डिवाइडर भी दे देंगे तो थोड़ी आने जाने की जो जाम लगता है बीच बीच आसानी हो जाएगी आने जाने के लिए। जो बीच में इसी रोड से तुम आगे जाओगे दादरी के लिए, वो भी बीच में जो एनटीपीसी के बगल से रास्ता जा रहा वो रास्ता भी टूटा हुआ है, उस पे भी जैसे दरेसी वगैरह कर देते हैं, उस पे भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अच्छा। और जो रूपबास गांव है ना, उसके पास उसका जो गेट बना हुआ है, बीच में एक मंदिर आ रहा है, वहां तो इतनी बुरी स्थिति है, उस रोड की इतनी बुरी स्थिति है, आए दिन वहां घटनाएं घटती रहती हैं। भाई ये रोड बना दिया, थोड़ा सा उस पर काम तो करें। कुलदीप जी, हम प्राधिकरण से कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, और जो प्राधिकरण से लेके रहेंगे वो कैसी परिस्थिति हो जाए। अब देखोगे आप परी चौक देखो, नोएडा की कनेक्टिविटी देखो, कोई समस्या है क्या? उससे आगे आप चार मूर्ति देखो, ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी देखो, नोएडा की कनेक्टिविटी देखो, कोई समस्या है। लेकिन आप दादरी की कनेक्टिविटी देखोगे और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कनेक्टिविटी देखोगे, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो तो ये तो प्राधिकरण सोची समझी एक प्लानिंग के तहत ये एक तरीके से देखे जाए शोषण किया जा रहा है क्षेत्र का, और अब धीरे धीरे जनता जागरूक हो रही है। तो और निश्चित रूप से इसके बड़े परिणाम, अगर ये सफल नहीं हो पाता है, ये निर्माण कार्य नहीं चलाते, निर्माण कार्य 40% हो गया, 60% की तो करारना है इनको, जिसमें अधिग्रहण इन्होंने कर चुका। अब जो रुका क्यों, इसका मेन कारण रीजन ये था, गाँव के कुछ लोग, आपने अधिग्रहण किया नहीं है और उस पर आप रोड निकाल दोगे, किसान क्या बेकार, किसान कहाँ से पैसे नहीं दे रहे थे, पैसे दो मतलब अधिग्रहण नहीं करा, अधिग्रहण किया नहीं था इन्होंने, रोड
कुछ एरिया पे कुछ खसरा नंबर है ना नंबर का जो दुजाना गांव है उसमें अधिग्रहण नहीं किया, ये शुरू कर दिया। तो इसका मेन कारण था उनको। आप आज वो ये कह रही हैं भाई हम बिल्डर्स को जमीन दे, एक आम किसान किसी अन्य को जमीन दे और एक प्राधिकरण को जमीन दे। जो प्राधिकरण को जमीन देना होता है वो बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि अधिग्रहण में उनको कई सुविधाएं मिलती है, उनको किसान कोटी का प्लॉट भी मिलता है, तो वो सहर्ष दे देंगे। लेकिन प्राधिकरण अधिग्रहण करे तो तब ना नहीं हो रहा। कुछ खसरा नंबर है उनका, तो इन्होंने प्राधिकरण ने अधिग्रहण कर लिया है, लेकिन जिनका उनका धारा 4-6 जो लागू करते हैं वो नहीं है, उनका काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो किसानों ने अपना काम इस वजह से रखा कि भैया जो तुम्हारी धारा 4-6 लागू हुई है उसका जो वो बनता है, मुआवजा बनता है, वो तो हमें दो, तभी तो हम काम करने देंगे। उनका कंपनसेशन दिया नहीं गया, काम उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इस वजह से 2009-10 में रुका हुआ। कभी कोई बीमार होता हुआ और इमरजेंसी पड़ती होगी तो फिर तो आने जाने में दिक्कत कभी नहीं, सैकड़ों बार देखा गया है। वहाँ पे जो एम्बुलेंस से खड़ी हुई, वहाँ पे दम तोड़ते हुए ये पेशेंट देखे गए हैं। अच्छा। और वो केवल प्राधिकरण की लापरवाही के कारण, प्राधिकरण पता नहीं क्यों आंख मूंद कर बैठा हुआ है, जबकि ये सामाजिक राजनीतिक सभी लोगों के स्तर से प्रयास किया जा चुका है, लेकिन कोई सहयोग प्राधिकरण की तरफ से नहीं मिल पा रहा था। उसका क्या कारण है? केवल जन जागरण के माध्यम से ये मुहिम चलाई जा रही है, और मुहिम ने इतना विस्तृत रूप ले लिया है अब इस मुहिम ने। इसमें समाज के सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग, छात्र, कार्यकर्ता और किसान के लोग बहुत हयात में इस संगठन से जुड़ गए हैं। और ये संगठन धीरे धीरे जो जन आंदोलन संगठन के मुहिम चलाई जा रही है, तो जन आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। जन आंदोलन आपने तो इतने सारे लोग जोड़ दिए हैं। हर दिन जो है कहीं ना कहीं से पोस्ट आती है नए लोगों की, मैं देखता हूँ जन आंदोलन की। अच्छा, लेकिन एक चीज जाएगी, अगर ये रोड बन जाएगा तो इससे तो आर्थिक स्थिति भी बहुत लोगों की ठीक हो जाएगी। इससे आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको। ग्रेटर नोएडा के जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रेट है वो लगभग 2-2.5 लाख रुपए मीटर के रेट है। 1 लाख से 2-2.5 लाख रुपए मीटर के रेट ग्रेटर नोएडा लोकेशन के हिसाब से, केवल कनेक्टिविटी। और आप थोड़ा सा लगभग 5 मिनट का रास्ता आप दादरी तय कर लोगे जिस दिन लिंक मार्ग बन जाएगा, तो वहां आज वर्तमान में स्थिति 35-40 लाख रुपए बीघे की स्थिति है। अच्छा। तो इतना जमीन आसमान का अंतर होगा। जिस दिन ये कनेक्टिविटी बन जाएगी उस दिन निश्चित रूप से लाख रुपए के रेट वहां भी होने हैं, वो कल्पना की जा सकती है। तो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। जितना जल्दी हो जाता आम जन के लिए बहुत उपयोगी, बहुत हितकर काम है। लोग मेरे ख्याल पलायन तो नहीं कर रहे अभी? निश्चित रूप से प्लान लोग आ रहे हैं, नहीं प्लान कर रहे हैं छोड़ के वहां पे। जब कनेक्टिविटी देके, चूंकि रास्ता अब लगभग घंटे 2 घंटे जो सुबह शाम वहां खड़े रहेगा तो वो बेचारा क्यों रहेगा उधर। तो वहां के लोग भी प्लान करके इधर अपना कहीं दूसरी तरफ अन्य तरफ जा रही है, उनको भी पीड़ा हो रही है। अब किसी को अच्छा लगता है, एक बार सीओ अधिकारी एसी में बैठे रहते हैं, डीएम एसी में बैठे रहते हैं, अन्य प्राधिकरण के अधिकारी एसी में बैठे रहते हैं, एक बार वहां 1 घंटे उतर के वहां वेट तो करे घंटे पे, जो फाटक लगा हुआ है उनको पता लग जाएगी क्या वास्तविक स्थिति है। जो तो परेशानी का पता चलेगा, जब परेशानी का पता चलेगा तभी तो पता लगेगा। लेकिन जाते कहाँ हैं? जाते निकलते हैं ये दिनेश भाई, निकलते हैं, लेकिन ये आंख बंद के निकलते गए। ये देखता नहीं है पूरा जो शासन प्रशासन है दादरी से कनेक्टिविटी। चूंकि नोएडा का मुख्यालय है, नोएडा तहसील, नोएडा के लोगों को तहसील जो तहसील मुख्यालय दादरी है, और दूसरा उधर जो बिसरक ब्लॉक है, बिसरक ब्लॉक जो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है। तो बिसरक ब्लॉक के जितने भी गांव है उधर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जुड़े हुए हैं। तो इधर आना और उधर आना एक सिरदर्दी का काम है, और लाखों करोड़ों की बर्बादी जो पेट्रोल के माध्यम से और समय की बर्बादी फाटक की वजह से, जो और प्राधिकरण की लापरवाही की वजह से आम जनता की जीव ढीली कर चुका है। तो बहुत बड़ा विकास जो है रुका पड़ा है, बहुत बड़ा विकास अवरुद्ध होता है। एक मिनट दिनेश भाई, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा दूं। विकास इतना बड़ा रुका हुआ पड़ा है। आप देखोगे 130 मीटर कनेक्टिविटी, ठीक है, बाहर के लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत है, सम्मान है। बाहर के लोग नहीं आएंगे तो यहाँ पे विकास संभव नहीं है जो आज वर्तमान में विकास हुआ है। लेकिन प्राधिकरण की जिम्मेवारी बनती है, नेताओं की जिम्मेवारी बनती है, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी बनती है। ये दादरी क्षेत्र का विकास क्यों पीछे हुआ? ये भी तो गौतम बुद्ध नगर का हिस्सा है, ये भी तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का हिस्सा है। वो आज 130 मीटर की दूरदशा देख लो देहात की तरफ की और सेक्टरों की तरफ की देख लो। जो रोड बन गई है उनको दोबारा बनाया जा रहा है, और ग्रेटर नोएडा की जो एक बार टूट गई उसको कोई देखने वाला नहीं है। आप सदल्लापुर, जलालपुर, रोज है, बिश्नोली, इन गांवों में देखोगे तो जो प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं, सादापुर, बादलपुर, अछीजा, इनमें स्थिति गांवों की देखोगे आप, मेरे विचार से आप दोबारा जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाओगे। ये दयनीय स्थिति वहां की बनी हुई है। तो इसका दोषी कौन है? प्राधिकरण दोषी है। ये तो वहां की जनता शांत है, कोई विरोध नहीं कर रही, कोई आंदोलन नहीं कर रही, तो उनके लिए संतोष है। लेकिन अगर प्राधिकरण अब नहीं करता है, लोग जागरूक हो गए जन आंदोलन के माध्यम से, तो अब इसकी परिणाम प्राधिकरण को भुगतने होंगे।
तो लोगों का आपको जो सपोर्ट जो मिल रहा है, सपोर्ट तो खैर हर तरह से आपको सही मिल रहा है, लेकिन तो किस तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं, प्लानिंग क्या है? अगर लोगों का बहुत अच्छा, राजनीतिक सामाजिक संगठनों का, किसान संगठनों का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। और एक आपके दैनिक जागरण है के माध्यम से, अमर उजाला के माध्यम से हमने एक बहुत ही, मैं आपके संपादक मंडल फ्यूचर लाइन टाइम्स का भी स्वागत करता हूं। उसने एक मुहिम चला रखी है जो प्रत्येक दिन कोई ना कोई आर्टिकल किसी ना किसी सामाजिक विशेष कार्यकर्ता का उसमें, या किसान का वहाँ पे, या राजनीतिक लोग का, उसमें भाजपा के भी आर्टिकल आते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है इसमें केवल सपा या बसपा के लोग परेशान है, इसमें भाजपा के ही लोग परेशान है, जो भाजपा के लिए भी, तो सभी संगठनों के लोग इससे जुड़े हुए हैं इस मुहिम से, और उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है। और मैं विश्वास दिलाता हूं जनता को, निश्चित रूप से अगर ये आंदोलन इसी गति से चलता रहा तो एक दिन निश्चित रूप से रास्ता बनेगा, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो इससे विकास क्या, हर किसी का जो भविष्य एक तरीके से खतरे में है। वो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में डाल रखा है। आने जाने जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको आने जाने में कितना उनको सफर करना पड़ता है। मेरा एक बच्चा अभी, लड़कियां तो शायद आने जाने बड़ी अभी मैं इंस्टीट्यूशनल एरिया आपका ग्रेटर नोएडा वेस्ट, मैं दादरी में बैठा हुआ था। दादरी में उन्होंने अभी चित्रण में आपको एक सजीव चित्रण बताता हूँ। जो बिटिया है, वो बिटिया उससे पूछ रही थी, बेटी कैसे जाएगी इंस्टीट्यूशनल एरिया, ये अपना ग्रेटर नोएडा के इंस्टीट्यूशनल में। नो अंकल जी, मैं पहले यहाँ से जो जाऊंगी टी पॉइंट पे, दादरी पे, दादरी टी पॉइंट से फाटक पे जाऊंगी, फाटक से फिर मैं सूरजपुर जाऊंगी, सूरजपुर से मैं फिर जगत फार्म जाऊंगी, और जगत फार्म से फिर अन्य जो अपना कॉलेज है वहां भी वो व्हीकल से जाएगी। अपने उस पर वाहन नहीं था, तो एक तो सार्वजनिक वाहन वहां पे दयनीय स्थिति है। आप सूरजपुर के लिए आना जो मुख्यालय है, तो यहाँ की पहली मेन रोड बहुत दयनीय स्थिति में टूटी हुई थी, तो उधर से इधर लोगों का आना बड़े, मतलब एक तरीके से युद्ध करना है। और ऐसी गर्मी में तो और उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और अगर भाई ये अगर रोड बन जाए तो तब कितना फर्क पड़ जाएगा? तब इतना फर्क पड़ जाएगा, कम से कम लाखों लोगों को तो इस रोड का फायदा होगा, और लगभग 50 से 60 गांवों का इसमें फायदा और होगा। और जो कनेक्टिविटी, अब हमारा विकास तो आगरे तक पहुंच गया, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का। हमारे ओवरऑल इंडिया में माननीय जो मंत्री, अपने यातायात मंत्री, परिवहन मंत्री रहे, उन्होंने इतना बढ़िया काम किया, बड़े अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया। लेकिन कनेक्टिविटी के नाम से जो लगभग 5-7 किलोमीटर की है, उसे अगर 16 साल तक इंतजार किया जाए तो ये क्षेत्र की जनता का प्राधिकरण के द्वारा शोषण ही तो किया जा रहा है, और ये शोषण बर्दाश्त कर रही है तो आम जनता। लेकिन अब धीरे धीरे इनका शोषण करने का, वो कहते नहीं, ये भर चुका है, और अब इनका विरोध जबरदस्त तरीके से लोग कर रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। जो मैं अगर प्राधिकरण, मैं उम्मीद भाई से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, भाई एक अल्टीमेटम भी होना चाहिए इनके लिए, क्योंकि बहुत समय हो गया है ना इसको चलाते हुए, और इनके दिमाग में ये भी है कि हाँ, ये लोग इतने समय से परेशान भी हैं। मैं तो उम्मीद भाई से रिक्वेस्ट भी करूंगा, एक ज्ञापन देकर के एक अल्टीमेटम भी दिया जाए, इनके समय भी निश्चित किया जाए, मांगा भी जाए, इनसे ये तो पूछा जाए कि हाँ, हम इतने समय तक इस चीज को पूरा कर देंगे, लेकिन तब तक इनको ये नहीं बताया जाएगा कि हम तब तक पूरा कर देंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक ज्ञापन भी या एक लेटर जो भी आपके माध्यम से दिया जा सके, उनको दिया भी जाना चाहिए। दिनेश भाई, संगठन के माध्यम से हम माननीय विधायक जी को मिल चुके हैं, सीईओ साहब से, ओएसडी साहब से, और जिला अधिकारी पे डेली पेपरों के माध्यम से प्रत्येक दिन सूचना जा रही है। वहाँ के लोग धीरे धीरे उनका तापमान गर्मी के साथ उनका भी बढ़ता जा रहा है। जब वहाँ फाटक पे गर्मियों में खड़े रहते हैं तो एक दयनीय स्थिति बहुत जल्दी आ जाएगी अगर इसका निर्माण नहीं होता। के बारे में, इस परेशानी के बारे में पहले जो नेता हैं, जो वर्तमान में भी नेता हैं या इससे पहले जो रहे हैं, तो कोई लंबा टाइम होगा काफी, तो क्या मतलब ये डिले ही करते चले गए? डिले ऐसा ही नजर आते हैं, सब प्राधिकरण के सामने बौने नजर आते हैं, सपा बसपा भाजपा सभी लोग। लेकिन क्योंकि चूंकि सरकार है यहाँ, इस सरकार से उम्मीद भी है हमें, और ये समाज में काम भी कर रही है। और इन्होंने माननीय सांसद महोदय ने और माननीय विधायक, अपने लोकल विधायक जी ने, तेजपाल जी ने, इस मुद्दे को बड़ी प्राथमिकता से उठाया है और संगठन का साथ देने का आश्वासन भी दिया है, और वो अपने स्तर से इसमें सहयोग कर भी रही है। जो कि दादरी जो शहर है ना, तब सबसे पुराना शहर है, और लोग जो जुड़े हुए थे, जो आज नोएडा में लोग बसे हुए हैं, वो दादरी में ही रहते थे। और जब जैसे देखो, दादरी का तो विकास हुआ नहीं, दादरी का विकास, दादरी से बाकी जगह का विकास होगा। दादरी से अलग अगर आप उठ कर देखेंगे तो उन लोगों का तो विकास होगा, उस जगह का तो विकास होगा है। लेकिन दादरी आज जैसी है वैसी की वैसी है। लेकिन जब दादरी की जो ग्रेट नोएडा की जो पहचान है, वो दादरी से ही पहचान होती है। अच्छा, इसमें केवल विभाग की ही कमी रही है, स्थानीय लोगों की भी कमी रही है? स्थानीय लोगों की तो जागरण
उस तरीके से आवाज नहीं उठाई अपनी, उस तरीके से मांग नहीं करी। प्राधिकरण का दायित्व तो इसमें कुलदीप जी बनता है। प्राधिकरण का नेचर तो इसमें लापरवाही प्राधिकरण की रही है। आम जनता आंदोलन करने के लिए तो बहुत सैकड़ों आंदोलन अब चल रही है। तो अभी तो आपको कुछ विरोधी भी होंगे। हाँ, विरोधी कुछ नेगेटिव विचारधारा के विरोधी होते हैं, लेकिन उनमें संगठन पे ना संगठन पे फर्क पड़ रहा है, ना कहीं गतिविधि पे काम कर रहे हैं, और वो हर जगह होते हैं। वो होने भी चाहिए, उनको देख के थोड़ा सा उत्साह सिखा देते हैं ना, कुछ ना कुछ बहुत कुछ सिखा देते हैं, एनर्जी प्राप्त होती है भाई। ये कुछ ऐसी चीज बता देते हैं जो हम भूल चुके होते हैं, चलो ठीक है यार, इससे पता चल गई। तो उनके लिए वो धन्यवाद के पात्र है, जो इस तरीके से आज वो ना होते तो ये काम भी ना होता। उन लोगों की वजह से तो इतनी एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, तभी तो एनर्जी मिलती है। तो देखो हर नेगेटिव लोग तो देखो आप भी देखते हो कुलदीप जी, हर उसमें मिल जाएंगे आपको। तो इसमें आपके साथ जैसे हर बिरादरी के लोग हैं ना, प्रत्येक कास्ट के लोग हमारे चुनाव। ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये दादरी देहात की ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ है। कम से कम विकास के कार्य जब अधिग्रहण स्थिति आपने बना रखी है तो समान अधिकार दादरी क्षेत्र को भी दिया जाना चाहिए। जो 2 बार टूटी सड़क 2 बार 3 बार भी नहीं बनती है, बार बार कहने के बाद भी, और प्राधिकरण की जो सड़कें आती है, अंदर आती है, सेक्टर की सड़कें आती है, वो बिगैर टूटी भी 2-3 बार बन जाती है साल में। जो ऐसी स्थिति ना आए, एक अराजकता प्राधिकरण ना फैलाए। अगर ऐसी स्थिति रही और अनदेखी की देहात के लिए, तो प्राधिकरण की यहाँ ईंट नहीं मिल पाएगी। प्राधिकरण तो अपना विकास कर रहा है, नोएडा प्राधिकरण अपना विकास कर रहा है। ये बताओ आप, करोड़ों के 100 मीटर का प्लॉट आप करोड़ों रुपए का हो गया नोएडा। उस नोएडा में वहां पे आपके कर्मचारी रहते हैं, वो आपके गाड़ी चलाते हैं, वो आपकी सफाई करते हैं, वो आपके गार्ड रहते हैं। उनके लिए क्या दोगे आप? जो वो 20-50 किलोमीटर से आगे तुम्हारी सेवा करेगा, उनके लिए भी क्यों नहीं पास में स्थिति पैदा कर देते? उनके लिए भी आवास की सुविधा क्यों नहीं देते? तो प्राधिकरण केवल और केवल बिल्डर्स बना हुआ है, लूटने का काम प्राधिकरण के द्वारा हो रहा है, बाकी विकास की अनदेखी की जा रही है देहात क्षेत्र के साथ, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी मैं जैसे आया था तो कोई ना बीच में कोई कट नहीं आने का, आया तो आगे से घूम के आओ, या अगर कोई जैसे पैदल आना चाहे, क्योंकि हर किसके पास तो व्हीकल है नहीं, तो जैसे कोई फुटओवर ब्रिज बन जाए, तो इसके लिए भी आपको 2016 में हमने मुहिम छेड़ रखी है इसकी। 2016 में मुहिम छेड़ रखी है। सीओ साहब के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया था, डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया। इसमें लगभग 37 जो सरकारी विभाग है इस तरफ, विकास भवन, कलेक्ट्रेट और अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और वहां से इधर से उधर के सड़क को पार करना बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आने जाने में तो वो तारों को चढ़ के आना पड़ेगा, नहीं तो बहुत डर है क्या। मैं बताता हूँ, अभी उम्मीद भाई बता रहे हैं काफी समय से इन्होंने इसके ऊपर भी एक ज्ञापन दे रखे हैं, प्राधिकरण में दे रखे हैं, क्योंकि ये काम प्राधिकरण का ही काम है, प्राधिकरण ही से कराएगा। लेकिन आम जनता के हित को ध्यान में ना रख के जहां पर्सन इंडिविजुअल हैं वहां इन्होंने ये चीज बनाई है। जैसे कि अब देखो यथार्थ हॉस्पिटल के पास बना रखा, सबसे ज्यादा जो जरूरत देखी जाएगी तो जो तुम्हारा एजुकेशन हब है जगत फार्म के सामने सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं लोग, शाम के टाइम वहां से क्रॉस कर आते हैं, कैसे निकलते हैं वो पैदल ही जाते हैं। आए दिन वहां घटना घटती है। अच्छा, कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस किसी दिन बच्चे के साथ कोई घटना नहीं घटती होगी। अब यार यहाँ देखो आप, यहाँ पे क्या जुड़ा, तुम्हारा जिला सत्र न्यायालय यहाँ जुड़ा हुआ है, विकास भवन इधर जुड़ा हुआ है, तुम्हारा पुलिस कमिश्नर का ऑफिस इधर जुड़ा हुआ है, और तुम्हारा सेल टैक्स का ऑफिस यहाँ जुड़ा हुआ है, और जो हमारे जो मुख्य भवन है, जो हमारे वो है तुम्हारा डीएम साहब का जो कार्यालय, कलेक्ट्रेट जो बोलते हैं, वहाँ वो यहाँ रोज यहाँ लोग डीएम ऑफिस में भी आते हैं, फरियादी जो आते हैं डीएम ऑफिस में भी आएंगे, जो फरियादी हैं यहाँ जिला सत्र न्यायालय कोर्ट में भी आते हैं, जो विकास भवन है विकास भवन में भी लोग आते हैं। सबसे ज्यादा जरूरत तो यहाँ पे है, क्यों नहीं बना रहा प्राधिकरण यहाँ पे? जबकि करीब 3-4 साल हो गए आपके माध्यम से भी 2016 में उम्मीर भाई के माध्यम से वहाँ ज्ञापन दिया जा चुका है, जन आंदोलन के संगठन के पहले दिया जा चुका है। सबसे ज्यादा ही जरूरत यहाँ है, कम से कम भी 20-25 यहाँ कार्यालय सरकारी हैं, सारी इंडस्ट्रीज इधर जुड़ी हुई हैं, तो पहले तो यहाँ ध्यान देना चाहिए ना इनको। उसमें काम भी हुआ है, उसमें प्राधिकरण के सीओ महोदय ने भी आश्वासन दिया था, एक कमेटी गठित की थी, इसका सर्वे किया था, एस्टीमेट बनाया था, लेकिन पता नहीं दुर्भाग्य क्यों अच्छे काम करने के लिए, जनहित के काम करने के लिए प्राधिकरण क्यों मायूसी है आज के, जो है प्राधिकरण क्यों मुँह छुपा रहा है अपना यहाँ पे जो है। अब एक दृष्टि से लगता है प्राधिकरण जो है यहाँ पे विकास के उद्देश्य से नहीं आया, प्राधिकरण केवल लूटने के उद्देश्य से आया है यहाँ पे जो है। और लूटे नहीं तो अपने विकास पे फोकस करें ना। देहात और सेक्टर उसके लिए बराबर है, बराबर अवसर देने चाहिए। अगर मेरे पड़ोस में कोई चोर शराबी है तो मैं परेशान होऊंगा ना उसमें, तो अगर कहीं किसी का शोषण हो रहा है, गांव देहात का शोषण हो रहा है, तो विद्रोही पैदा होंगे या नहीं होंगे जो है।
तो प्राधिकरण को सतर्क होना चाहिए। प्राधिकरण को पूरे जिले को जहां उसका नियमित क्षेत्र आता है उसमें विकास कार्य पे फोकस करना चाहिए। प्राधिकरण बहुत सारे मुद्दे लेके चल रहे हो आप। नहीं, मुद्दे हमारे वर्तमान में केवल कनेक्टिविटी का है, रोड की। अब आप अगर जिले की बात करोगे तो मेरे जो ग्रुप बनाया हुआ सोशल वर्क में, जैसे कि आप वो करते हो हर महीने 5 तारीख को आंखों का जो है ऑपरेशन हो, वो 2011 से मैं लगभग लगातार जो लगभग 2500 अब तक जो है मातृशक्ति बुजुर्गों की आंखें में बनवा चुका हूँ। वो सामाजिक कार्य की रुचि रहती है, आर्य समाज से जुड़े रहने के लिए, तो एक मांग रहती है। जो तो कैसे शुरू हुआ, मतलब आपके मन में कैसा है कि हाँ ये हमें करना चाहिए? शुरू कुलदीप भाई माता जी 2010 में एक्सपायर हो गई थी। अच्छा। तो एक सामूहिक रूप से परिवार के लोग बैठे हुए थे, भाई कुछ ऐसा कार्यक्रम हो जाए जिससे जो एक 13 मीट रहती है उसमें थोड़ा जो हवन वगैरह करके उसमें शांति पाठ करके हमने कर संबंध कर लिया। लेकिन 1 साल के बाद जो बरसी होती है तो हमने सोचा कि चीज इधर उधर से ना करके कोई ऐसा काम किया जाए जिससे कहीं ना कहीं ये लगे और लोग भी उससे प्रभावित हो, थोड़े जागरूक हो। तो हमने एक ये विषय रख दिया, भाई एक मेडिकल कैंप लगा जाए। पहले तो मेडिकल कैंप का विचार किया, लेकिन फिर विचार किया किसी को अगर जीवन में कुछ देना है, किसी को रोशनी दे दो, तो जिंदे जी अगर रोशनी चली जाए तो दयनीय स्थिति है। तो उसी 2011 से लगभग हमने 11 फरवरी से शुरुआत कर दी थी और आज तक वो आप लोगों के, सामाजिक लोगों के सहयोग से, शुभचिंतकों के सहयोग से वो नॉन स्टॉप आज तक चलता आ रहा है। बहुत अच्छे आपके काम हैं। और ये जो आपने मुहिम छेड़ी है जो जन आंदोलन में परिवर्तित हो गई है, जन आंदोलन संगठन के द्वारा जन आंदोलन में परिवर्तन होने, और ये कोई मेरा व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, इस प्रयास के पीछे बहुत सारे साथियों का प्रयास है। उसमें वो सभी संगठन के लोग। आपका जो जय हो संगठन है, तो इसके माध्यम से आप किस प्रकार से जन आंदोलन का सहयोग करोगे? जय हो जो हमारा संगठन है, हम अपने संगठन के माध्यम से जो हमारे आर्य जी का जो संगठन चल रहा है, मदद कैसे की जाती है? मदद की जाती है जो हमारे संबंधित अधिकारी हैं प्राधिकरण की, उनकी आंखें खोलने के लिए एक समूह को इकट्ठा करके उनके दरवाजे पे जाया जाए। दरवाजे से मतलब उनके सरकारी कार्यालय पे जाया जाए, तभी तो उनको एहसास होगा कि हाँ ये इतने लोग परेशान है इस चीज से। और एक चीज देखो आप, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जब प्लानिंग करता है तो गाँवों की प्लानिंग होती है और शहरों की भी प्लानिंग होती है, किस तरीके से कहाँ क्या क्या सुख सुविधाएं रहेंगी हमारी। तब ये प्लानिंग होने के बाद में गांव की प्लानिंग होगी ना, गांव की प्लानिंग। उसके बाद में सुविधा देते कहाँ है? गांवों के लिए सुविधा नहीं देते हैं, ये देते हैं केवल शहरों के लिए सुविधा। हम ये नहीं कह रहे कि आप शहरों के लिए सुविधा दो, लेकिन जो कनेक्टिविटी है जिससे आम जनता जुड़ी हुई है उनके लिए भी सुविधा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इन सब कामों के अलावा और आप कुछ सोशल वर्क भी करते हैं? हाँ, इनके अलावा हम सोशल, जैसे दहेज प्रथा को लेके या उसको लेकर के आजकल जैसे आग लग रही है, इन्वायरमेंट को लेके, जल को लेकर के। हमने जो काम किया है दहेज प्रथा पे इतना काम नहीं किया हमने। अच्छा। हाँ, कम काम किया, लेकिन इन्वायरमेंट वाला जो पेड़ लगाने वाला ये काम हम करते रहते हैं। और तुम्हारा ये जल वाला है, जल आंदोलन वाला जो, इस पे हमारे संगठन ने काम किया है। अच्छा। हाँ, इन दोनों पे हम काम करते रहते हैं। तो आप लोग जैसे वकील हो, उसको फायदा मिलता है उसको फायदा मिलता है। और दूसरी बात, बहुत बार जैसे ऐसा होता है कि विवाद हो जाते हैं और पुलिस के साथ ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है पूरा, और वकीलों का बहुत बार जैसे देखा गया है। दरअसल होता क्या है, देखो पुलिस का और वकील का झगड़ा तो नहीं होता, लेकिन हो इस वजह से जाता है क्योंकि जो पुलिस वाले हैं वो भी ये सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई कानून में ज्ञान रखने वाला नहीं है, और अधिवक्ता भी ये सोचता है कि हमसे बड़ा कोई कानून का ज्ञाता नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, एकदम इतना वक्त दिया आपने हमें। अच्छा, और कोई आता तो फीस भी लेते ना फिर? देखो, फीस के बारे में तो हमारे आर्य जी बताइए। या आज मुझे फीस उल्टी मिलने वाली है? आज आपको मिल जाएगी भाई, आज तो जो है मुझे उल्टी फीस मिलेगी, है ना? तो ये तो बहुत वो वाली बात होगी कि वकीलों से फीस लेकर के आना, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है ना? अच्छा, मैं आपकी एक और थोड़ा सा एक ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जो अभी 2016-15 में हमारा संगठन की आवश्यकता पड़ी, जब संगठन चलाया हमने, बनाया, तो संगठन में अधिकतर अधिवक्ता साथी उसमें जुड़े हुए हैं और उनका भरपूर समय हमें अवसर पूरा हर तरीके से उनकी, जैसे हाई कोर्ट वगैरह के कुछ काम है, सुप्रीम कोर्ट के काम है, तो उनके माध्यम से हम मिलते रहते हैं। अब इसलिए हमारा ये जन आंदोलन कनेक्टिविटी संपर्क मार्ग में भी प्रबल मजबूती से उठा रहा है, और ईश्वर ने चाहे तो
हम एम तक भी पहुंचेंगे इसमें और सफलता मिलेगी भी निश्चित। एक दूसरा 2016-17 में हमने संगठन के माध्यम से राइट टू एजुकेशन उस अस्पतालों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपे थे, जिनमें सीओ महोदय ने और डीएम जिलाधिकारी महोदय बीएन सिंह हुआ करते थे। उसमें उन्होंने एक कमेटी, सीओ प्राधिकरण ने एक कमेटी भी गठित की थी। कमेटी में जैसे विद्यालय है, विद्यालय में आरटी के तहत कुछ बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने के उपलब्ध है। लेकिन वर्तमान स्थिति में क्या है, 25% ओवरऑल प्राइवेट विद्यालय को बताना चाहिए जो इनकी लीज डीड में, एनओसी में दर्ज, लीज डीड में ऐड है। लेकिन ये कोई ना कोई पता नहीं क्योंकि प्राधिकरण किसकी वजह से क्यों डरता है, क्यों इन पे कार्रवाई नहीं करता। हॉस्पिटल है, उसमें भी मध्य वर्ग के लिए, गरीबों के लिए योजनाएं हैं, लेकिन उनको भी लागू नहीं कर रहा। ये जो आप बता रहे हो कि स्कूल में जो उस धारा के अंदर आते हैं उन बच्चों का परसेंट वो एडमिशन होना चाहिए आरटीई के माध्यम से, प्रथम क्लास से 8वीं हॉस्पिटलों में भी होता है क्या? हॉस्पिटलों में जो बायलॉज बना हुआ है, इनके लीज डीड जो बनी हुई है, इसमें इंक्लूड है 2 घंटे या पूरे दिन की जो ओपीडी एक पेशेंट के लिए मध्य निम्न वर्ग वगैरह व्यक्ति के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, जिसमें एमबीबीएस या सीनियर्स डॉक्टर की कंसल्टेंट होनी चाहिए। वो फीस नहीं होती है, उसमें निःशुल्क होता है। लेकिन एक भी प्राधिकरण जो चला रहा हो, इनको कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए प्राधिकरण को? उनकी एनओसी क्यों दे रखी है इनको? लीज इतनी सस्ती जमीन क्यों उपलब्ध कराई है? लीज डीड में इनकी सारी टर्म्स कंडीशन उपलब्ध है, लेकिन फिर भी प्राधिकरण इन पर कार्रवाई नहीं कर रहा। तो ये प्राधिकरण का दुर्भाग्य है और इस क्षेत्र की जनता का दुर्भाग्य है जो अपने अधिकार नहीं मांग पा रहे हैं। तो इस पे भी थोड़ा सा जन जागरण आपके माध्यम से चाहूंगा, लोगों को जागरूक हो, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। केंद्र सरकार, राज्य सरकार बहुत अच्छी योजनाएं लाती है, लेकिन वो धरातल पे कितनी सार्थक हो रही है वो चीजें भी हमें थोड़ा, अधिकारी क्यों एसी में बैठाने के लिए थोड़ी पैदा किए हैं यहाँ पे, जो क्यों अथॉरिटी में एक नहीं है, आईएएस बैठे हुए है, लगभग 4-5 आईएएस है, यहाँ पे कमिश्नरी लगी हुई है, लगभग 17-18 आईपीएस बैठे हुई है। क्यों बैठे हुई है? व्यवस्था चले, ये कोई एसी में बैठाने के लिए व्यवस्था थोड़ी है इनकी। ये देखे जनता क्या कर रही है, क्या तराई हो रही है, नहीं हो रही है। इनके समस्याओं का, आम जन का समस्याओं का समाधान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बताओ आप। जो है तो इनको थोड़ा सा अपने एसी रूम से बाहर निकल के आम जनता की सुन के, अब कनेक्टिविटी भी उसी का हमारा हिस्सा, वही रोज का उत्पादन। हम कोई ज्यादा अच्छा प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि लोगों की, आम लोगों की वो पीड़ा है, वो आम जनता की लगभग लाखों लोगों की परेशानी है। वो हम जिले में रहते हुए भी यहाँ मतलब अन्य किसी दूसरे जिले का ऐसा व्यवहार हमारे साथ या गांवों के साथ किया जा रहा है, तो ये अनदेखी जो प्राधिकरण के लिए की जा रही है वो खेदजनक है। तो इस पर थोड़ा सा प्राधिकरण को भी अपना स्वचिंतन करना चाहिए, उसमें थोड़ा कुछ काम करना चाहिए, जनहित के काम करने चाहिए। यहाँ केवल ये नहीं है आपने जो 7-8 हज़ार में लेकर 7-8 हज़ार क्या, मेरे विचार से 3200-3700 रुपये में मीटर लेके, और यहाँ पे जो लगभग 2.5-3-5 लाख रुपये मीटर का कॉमर्शियल रेट है, उन रेटों पर तुम बेच रही हो। और विकास के लिए गाँव में, देहात में आप कुछ योजनाएं नहीं है, आपकी जो योजनाएं हैं, बायोलॉजी में योजनाएं हैं, इनके 2041 प्लान में योजनाएं हैं, लेकिन वो कितनी क्रियान्वित हो रही है, कितनी धरातल पे हो रही है। 130 मीटर रोड का इधर इन्वेस्ट देखो, इनका जो डेवलपमेंट के लिए खर्च हुआ है, और 130 मीटर पर राइट हैंड पे जो इधर से जाती बार आप देहात का एरिया का देखो आप, उसमें इन्होंने कितना खर्च किया और उसमें कितना खर्च किया हुआ है। अभी आरटीआई डालोगे तो सारी औकात इनकी पता लग जाएगी, लेकिन लोग बाग पता नहीं किस वजह से चुप है। तो प्राधिकरण को स्वतः ही संज्ञान लेके इन चीजों पर काम करना चाहिए। ये प्राधिकरण के स्तर का काम है, बागी दलाली करने के लिए यहाँ नहीं आते, न यहाँ कोई हमारा अधिकार है इनको यहाँ पे शोषण किया जाए आम जनता का। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, ये मुहिम आप इसमें हमारा सहयोग दे रहे हो और आगे भी हमारा सहयोग आप देते रहोगे, ऐसी उम्मीद है। और ये 2-3 मुद्दे जो आपने बात की है, ये बहुत सार्थक मुद्दे, जनहित के मुद्दे, व्यक्तिगत लाभ इतना मिल जाएगा केवल फलाने व्यक्ति ने ये काम किया था, लेकिन जो काम का श्रेय मैं तो उन लोगों को देना चाहूँगा जो इस संगठन के माध्यम से जो अपनी आवाज़ हमारे साथ बुलंद कर रही है। उनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मेरी आवाज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। उनकी आवाज़ के पीछे ही मेरी मजबूती है, बाकी अन्यथा स्थिति मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। एसी में भी पसीना आ गया आपको? अरे बात कर रहे हैं, दरअसल बहुत एसी में पसीने से नहीं, ये पीड़ा आ रही है, एसी चल रहा है, पीड़ा देखो, एसी में भी पसीना जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है पता है? ये सब आप लोगों को एक अच्छा वातावरण देने के लिए, ये जो परेशानियां बता रहे हैं सारी, जो ये मुद्दे जिन पर हमें भी चर्चा कर रहे हैं, वो सब सॉल्व हो जाएं और ओमिर भाई साहब जो है एकदम मस्त रहें, स्वस्थ रहें और एसी में बैठ के फिर इनको कभी पसीना ना आए। धन्यवाद, ये उम्मीद करेंगे जो। हाँ,
तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप दोनों लोगों ने मुझे इतना वक्त दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सकता है मुझे फीस भी मिले अच्छे मुद्दों के अच्छा, लिए। देखो अभी गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी इस टाइम पड़ रही है, जगह जगह दिन में मतलब हर एक घंटे में कहीं ना कहीं से खबर आ रही है कि वहाँ पर आग लग गई, वहाँ पर आग लग गई। ऐसी सब बातों को, ऐसी सब जो चर्चाएं चल रही है हर जगह न्यूज़ को, उसको लेकर के आपका कोई सोशल मैसेज? सोशल मैसेज निश्चित है। एक तो जो तापमान लगभग हमारे अब तक जीवन में, और हमारे क्या हमसे जो बुजुर्ग हैं उनके जीवन में पहली बार 51 या 48 या 49 तक टेम्परेचर पहुंचा है। तो हमें इन गर्मियों से बचने के लिए कुछ विशेष संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। कम से कम हम दोपहरी में कम से कम बाहर निकले, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी का उपयोग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्राधिकरण को भी इस मोड में अलर्ट रहने की आवश्यकता है। पता नहीं प्राधिकरण को या प्रशासनिक अमले को पता नहीं कहाँ छोटी सी चिंगारी कितना बड़ा रूप धारण कर ले, तो उन चीज़ों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो थोड़ा धूप से बच के हुई, सतर्क रहे, स्वस्थ रहे, यही निवेदन है आपके चैनल द्वारा। दैनिक पड़ताल टीवी के लिए आप क्या कहेंगे? दैनिक पड़ताल टीवी ने जो ये मुहिम चला रखी है, मैं ईश्वर से कामना और प्रार्थना करता हूँ। मुहिम तो आपने चला रखी है नहीं, आपकी सफलता, आपकी दैनिक पड़ताल की जो सफलता भी इस पे निश्चित करेगी, और निश्चित रूप से भरोसा है, क्योंकि आपका भी काफ़ी बार देखने के लिए मुझे मिल जाता है, क्योंकि आप मेरे विचार से 3-4 ऐसे आपने ब्रॉडकास्ट किए हैं जो वो प्रभावित करते हैं, और वो जनहित के जो आप मुद्दे उठा रहे हो, आज हमारे पास आप कीमती समय निकाल के बैठे हो, तो ये आपका कहीं ना कहीं समर्पण है, और एक भावनाएं आपकी बनती है। आप जनहित के मुद्दे की प्राथमिकता देते हो अपने चैनल के माध्यम से। तो आपके चैनल के लिए हमारी तरफ से जय हो संगठन की तरफ से, जन आंदोलन के सामाजिक संगठन की तरफ से, और जन आंदोलन के जितने भी संपर्क मार्ग में साथी लगे हुए हैं उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत कोटि धन्यवाद। आम जनता के हम मुद्दे उठा रहे हैं, आम जनता के मुद्दे हमारे पास आ रहे हैं, हम जो आम जनता के मुद्दे वो आप हमसे पूछ रहे हो, तो आपका तो एक महत्वपूर्ण योगदान रहा ना। भाई आप नहीं रहोगे तो फिर क्या होगा, आपका भी एक महत्वपूर्ण योगदान। तो दोस्तों, आप देख रहे थे दैनिक पड़ताल टीवी। बहुत सारे मुद्दों पर आपने हम लोगों की जो है चर्चा सुनी। बहुत सारे आपके सवाल ऐसे होंगे जिनका जवाब आपको अभी नहीं मिल पाया होगा, तो आने वाले वक्त में और बहुत सारे दोबारा फिर चर्चा करेंगे। जन आंदोलन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद किन किन लोगों का क्या क्या सहयोग रहा, और तो इसको अभी करते हैं यहीं पे विराम, और अगले वाले हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान से मिलने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें दैनिक पड़ताल टीवी। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार।